Welcome back student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Myself SK Park. Today I am going to explain the chapter Animals and Plant Tissue. तो बच्चों आज मैं आपको हिंदी सेक्शन में जंतु एवं वनस्पतिक ऊतक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात ये आती है कि ऊतक क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी जंतु की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं, और कोशिका जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक कोशिकीय जंतु भी होते हैं और बहुकोशिकीय जंतु भी होते हैं। एक कोशिकीय जंतु क्या होते हैं? एक कोशिकीय जंतु वे जंतु होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक कोशिका के अंदर कंप्लीट करते हैं, उनको एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। और बहुकोशिकीय जंतु क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिसमें उनके जो कार्य होते हैं, उनकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है वो अलग अलग कोशिकाओं में होती है। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले निम्न कोटि के जंतु आए, और ये जो निम्न कोटि के जंतु थे ये एक कोशिका के बने हुए थे, एक कोशिका के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते थे। तो फिर ये बहुकोशिकीय जंतु की ज़रूरत क्यों पड़ी? सवाल ये उठता है। बहुकोशिकीय जंतु की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कोशिकाओं ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया। एक ही कोशिका थी तो उसमें कार्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस कोशिका में, और कार्य ज़्यादा होने के कारण उस कोशिका पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ने के लिए इस कोशिका ने एक क्षमता डेवलप कर ली, ये डिवाइड होने लगी, ये डिवाइड होने लगी। डिवाइड होकर के इसने बहुत सारी कोशिकाएं बनाई और अपने कार्य को प्रत्येक कोशिका के साथ बांट दिया, जिसे हम डिवीज़न, इंग्लिश में हम जिसे डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जंतु एवं वनस्पति ऊतक की। तो कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं, सेल जब आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू को हिंदी में हम ऊतक कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना एवं उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर समान होता है ऊतक कहलाता है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाइकार्ट ने किया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाइकार्ट ने किया था। और ऊतक के विज्ञान को, यानी कि ऊतक के अध्ययन के विज्ञान को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स होता है, इंग्लिश में हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में हम ऊतक कहते हैं, यानी कि इसके विज्ञान को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू एंड लोगी मीन्स होता है अध्ययन करना, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं वो हिस्टोलॉजी कहलाती। यहाँ पर डेफिनेशन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना, उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर समान होता है। ऊतक की परिभाषा में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊतक हम उसी को ही कहेंगे जिसका ओरिजिन एक हो, यानी कि कोशिकाओं की जो उत्पत्ति हो वो एक ही होनी चाहिए, उत्पत्ति और रचना उसकी एक ही समान होनी चाहिए, और कार्य भी उसका एक जैसा होना चाहिए, तभी हम उसको ऊतक कहेंगे। अगर ऐसा ना होता, रचना, उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर अगर ऐसा ना होता तो क्या होता हमारे शरीर में? हमारे शरीर में जैसे कि आपको मालूम है कि हृदय की कोशिकाएं अलग होती हैं, ठीक है, लीवर की कोशिकाएं अलग होती हैं, उनका अलग अपना कार्य होता है, हृदय की कोशिकाओं का अपना अलग कार्य होता है। तो अगर उत्पत्ति और कार्य एक जैसा नहीं होगा तो फिर एक ही टिश्यू, पूरी बॉडी में एक ही जैसे टिश्यू होंगे। तो इस, और जबकि हमारी बॉडी के सिस्टम में क्या होता है, लीवर का अपना अलग कार्य होता है और हृदय का अपना अलग कार्य होता है। तो हृदय के जो टिश्यू होंगे, जो ऊतक होंगे वो अलग प्रकार के होंगे, और जो लीवर के टिश्यू होंगे वो आपके अलग प्रकार के होंगे। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में रचना, उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर समान होने चाहिए।
लीवर के जो टिश्यू होंगे उनकी रचना एक जैसी होगी, उनकी उत्पत्ति भी एक जैसी होगी, यानी अर्थात वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म या इंडोडर्म में से किसी एक सिंगल लेयर से बने होंगे और उनका कार्य भी एक जैसा होगा। तो इस परिभाषा में रचना, उत्पत्ति एवं कार्य लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना, उत्पत्ति एवं कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग बाइचैट ने किया था और ऊतक के विज्ञान को, ऊतक के अध्ययन के विज्ञान को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं ऊतक के प्रकार। देखिए, पादप ऊतक अलग होते हैं और जंतु ऊतक अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पादप ऊतक की, प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू जो होते हैं, पादप ऊतक जो होते हैं, उनको अलग अलग आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया है परिवर्तन की अवस्था के आधार पर किया है, यानी कि इसमें जो हमने डिवीजन किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो डेवलपमेंट के आधार पर किया हुआ है। डेवलपमेंट के आधार पर प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभोजतक ऊतक, दूसरा होता है स्थायी ऊतक। ठीक है, तो विभोजतक के ऊतक यानी कि मेरिस्टम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब बात करेंगे ये किसके आधार पर हमने पादप ऊतक को किस आधार पे विभोजतक एवं स्थायी ऊतक में बांटा है, किस आधार पे? परिवर्तन की अवस्था के आधार पर, परिवर्तन की अवस्था के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला विभोजतक के ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं विभोजतक के ऊतक की। विभोजतक के ऊतक क्या होते हैं? जैसा कि यहाँ पर नाम में देखिए लिखा हुआ विभोजतक यानी कि विभाजन ऊतक, इसका तो यही अर्थ निकल रहा है। विभोजतक के ऊतक का मतलब होता है विभाजन ऊतक। ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, जिसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, उसी को हम विभोजतक के ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इन टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में विभोजतक के ऊतक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक 7-8 अगर आप याद कर लेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको इस विभोजतक के ऊतक के बारे में लिखने में भी सहायता करेगा। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है विभोजतक के ऊतक की, वो मैंने इन पॉइंटों में बता रखा है। सबसे पहला पॉइंट है विभाजन की क्षमता, अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभोजतक के ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है। इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसे हम विभोजतक के ऊतक कहते हैं। इसकी पहली क्षमता क्या होती है कि विभाजन की क्षमता होती है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं भिन्नन नहीं होता। भिन्नन का मतलब होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, एक ही जैसी रहती हैं। भिन्नन का मतलब भिन्नता नहीं पाई जाती। एक कोशिका डिवाइड करके जो दूसरी कोशिका बनाएगी वो हूबहू अपने पेरेंट की कॉपी होगी। तो कहने का मतलब है इसमें भिन्नन नहीं होता, अर्थात इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। अगर डिफरेंशिएशन होता तो ये अलग अलग अंग बना लेते, जैसे जो कि इस ऊतक की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं भिन्नन नहीं होता, इनकी कोशिकाओं में भिन्नन नहीं होता। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इनकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, अर्थात जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी विभोजतक के ऊतक होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो थिन वॉल्ड होती है, पतली भित्ति की होती है। पतली इसलिए होती है कि उसको बार बार डिवाइड करना होता है। अगर मोटी होगी तो डिवीजन की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, इसलिए ये पतली होती है, अर्थात पतली भित्ति वाली होती है, जिसमें कोशिका द्रव्य काफ़ी अधिक मात्रा में भरा होता है। ये कोशिका द्रव्य काफ़ी अधिक मात्रा में भरा होता है। क्यों भाई इसमें कोशिका द्रव्य, इनकी पतली भित्ति क्यों होती है और ये कोशिका द्रव्य क्यों इसमें ज़्यादा भरा होता है? फिर वही बात आती है, जब किसी कोशिका को डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो पहले तो वो खा पी के मोटी हो जाती है। तो अर्थात मोटी हो जाने का मतलब क्या हुआ, इस कोशिका में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका द्रव्य भर जाता है और कोशिका द्रव्य भरने के बाद इसकी जो बाहर की भित्ति होती है बहुत पतली होती है ताकि बार बार ये डिवाइड कर सके। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। इसमें
रिक्तिकाएं वैक्यूल्स बहुत कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई नई कोशिका बनती है, ठीक है, एक नई कोशिका बनती है, उसमें रिक्तिकाएं वैक्यूल्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता, वैक्यूल्स बहुत कम होती है, क्योंकि नई नई उत्पन्न की होती हैं, इसलिए इसमें वैक्यूल्स अर्थात रिक्तिकाएं बहुत कम होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। जब ये टिश्यू परमानेंट बदल जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं, यानी कि यही आपके विभोजतक के ऊतक भी तो आगे चलकर स्थायी ऊतक बनाते हैं, तो इसमें जब परिवर्तन होता है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और इसमें वैक्यूल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तब ये स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, 4 पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट की, केंद्रक बड़ा एवं स्पष्ट होता है। जाहिर सी बात है, जो कोशिका डिवाइड करेगी उसका केंद्रक हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, सेल का मास्टर होता है, और वही सेल की पूरी क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। इसलिए कहने का मतलब है कि जो घर में रहने वाला जो राजा होगा, उसको तो अच्छी तरीके से बड़ा होना चाहिए, अच्छी तरीके से परिपक्व होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि केंद्रक बड़ा एवं स्पष्ट होता है। 5वां पॉइंट हो गया। 6ठा पॉइंट की बात करते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता। अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता। जो विभोजतक के ऊतक होते हैं, जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता। इसका अर्थात मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। कहने का मतलब एक कोशिका ये है तो दूसरी कोशिका भी इससे सटी हुई होती है, इस तरीके से इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इस तरीके से कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई पाई जाती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कोशिकाओं के बीच में कोई गैप नहीं है। कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, इसी को हम अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। यहाँ पर इन प्रकार की कोशिकाओं में कोई भी, यानी कि जो विभोजतक के ऊतक की कोशिकाएं हैं, उसमें किसी भी प्रकार का अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। बात करते हैं 7th पॉइंट की, इनकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, यानी कि इनकी कोशिकाओं का जो व्यास होता है वो एक समान होता है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आकृति एक जैसी होती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये विभोजतक के ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की थी। So thank you student, this is all over today. In next class I will tell the types of meristematic tissue. Thank you.